नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की, अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर परीक्षाओं में, चाहे वो सीटेट हो या किसी राज्य की टेट परीक्षा हो या किसी भी राज्य की या केंद्र की कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, कम से कम एक प्रश्न आपको इस सेक्शन से देखने को ज़रूर मिलता है। तो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। देखिएगा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी बालक की या मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा कामयाब होता है, ज़्यादा सफल होता है। यह शिक्षित व्यक्ति द्वारा किए गए श्रम की अधिक कीमत होती है ना। आप देखते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, अनपढ़ नहीं कमा पाएगा, कमा लेगा तो ठीक से खर्च नहीं कर पाएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। अब देखिएगा, कोई भी देश है, उस देश की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। अब वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इसके लिए करना क्या होगा कि उस देश में एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इतना ज़्यादा उसका प्रसार प्रचार करना होगा जिससे कि ज़्यादातर लोग, अधिक से अधिक लोग पढ़े लिखे जाएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। अब शिक्षा, भारत में शिक्षा की अगर बात करें तो किसी समय में हमारे यहाँ नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आपने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जिनको मुस्लिम आक्रांताओं ने बर्बाद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में मुस्लिम राज्य के दौरान उन्होंने कुछ इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद फिर यहाँ बड़े लंबे समय तक ब्रिटिश का राज रहा, अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया। अपने शासन के दौरान अंग्रेज़ों ने भी भारतीय शिक्षा की प्रगति के लिए काम किया, लेकिन अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था वो भारत के लोगों को पढ़ाना लिखाना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि यहाँ इतनी एजुकेशन का प्रचार किया जाए जिससे कि लोग उन्हें अपने काम के लिए पढ़े लिखे मिल जाएं। उनका कहीं भी उद्देश्य नहीं था कि यहाँ के लोग साक्षर बने और बहुत ज़्यादा काबिल हो जाएं, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो फिर विरोध होगा उन लोगों का, कि वो फिर गुलामी का विरोध करेंगे। अनपढ़ आदमी है तो ज़्यादा विरोध नहीं करता है। तो उन्होंने जो कुछ भी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया उसके पीछे उद्देश्य एक ही था कि भारत के लोगों को थोड़ा बहुत इस लायक बना देना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों में सहयोग करने के लिए उन पदों पर, छोटे मोटे पदों पर उनकी भर्ती की जा सके। इसी क्रम में आप देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया। 1781 में कलकत्ता में अरबी फारसी के अध्ययन के लिए, वॉरेन हेस्टिंग एक गवर्नर जनरल थे, हम इतिहास में इसकी बात करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, 1781 में कलकत्ता में अरबी फारसी के अध्ययन के लिए क्या किया, कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। इस मदरसे में क्या होता था कि मुस्लिम कानूनों और मुस्लिम समुदाय से जुड़े अन्य विषयों की जानकारी दी जाती थी। इसके बाद सर विलियम जोन्स आए। सर विलियम जोन्स ने 1784 में क्या किया, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी खोली। उनका उद्देश्य क्या था, हालांकि इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने जब मदरसा खोला कलकत्ता में, उसका उद्देश्य था कि इस्लामी शिक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, मुस्लिम कानूनों को लोगों को समझाना कि मुस्लिम कानून कैसे होते हैं। लेकिन जब सर विलियम जोन्स आए 1784 में और उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, तो उसका उद्देश्य क्या था, भारत की जो प्राचीन परंपराएं थीं, पुराना जो भारतीय इतिहास था, भारत की संस्कृति थी, उसको आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। इसके अलावा विलियम जोन्स ने एक काम और किया कि कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, है ना। कालिदास की जो एक आपने सुनी होगी अभिज्ञान शकुंतलम, उसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद चार्ल्स विल्किंसन आए, एक वो भी अंग्रेज अधिकारी थे। चार्ल्स विल्किंसन ने क्या किया, भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया, किसमें, अंग्रेजी में किया। इसके अलावा जोनाथन डंकन आए, इन्होंने बनारस में एक कॉलेज खोला। लॉर्ड वेलेजली आए, लॉर्ड वेलेजली का आपने नाम सुना होगा। वेलेजली की सहायक संधि बहुत मशहूर है, इतिहास में हम पढ़ेंगे। उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद आप देखेंगे 1813 में एक अधिनियम आया, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों को शासन करने के लिए कानून बन के आते थे इंग्लैंड से।
तो 1813 में एक अधिनियम बन के आया। उस अधिनियम ने क्या किया कि भारत में भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का बजट पास किया कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाए, 1 लाख रुपए खर्च किए जाएं। तो आपने देखा वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, जोनाथन डंकन या वेलेजली का फोर्ट विलियम कॉलेज। इसके बाद 1817 में आपने देखा कि राजा राम मोहन राय और एक घड़ी साज थे, है ना, एक घड़ी शास्त्री का नाम था डेविड हायर, उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने, आप जानते हैं मैकाले का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है भारतीय शिक्षा में योगदान देने पे, तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि अंग्रेज शिक्षा का समर्थन किया। 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया, एक कमीशन बनाया जिसके अध्यक्ष बनाए सर चार्ल्स वुड। उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र दिया और वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा से तात्पर्य है कि वुड ने भारत की शिक्षा के संबंध में जो अपनी बातें कही कि इस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए, वो भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसकी संज्ञा दी मैग्ना कार्टा की। मैग्ना कार्टा की चर्चा हम करेंगे संविधान में। मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया है ना, इसका भी एक हिस्ट्री है। मैग्ना कार्टा का मतलब ये समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जब होती थी तो उसको मैग्ना कार्टा कह दिया जाता था। तो वुड ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें बहुत अच्छे प्रावधान थे, इसलिए वुड के घोषणा पत्र को क्या कहा गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। उसके बाद हंटर आयोग आपने पढ़ा होगा, 1882-83 में हंटर कमीशन ने कुछ सिफारिशें दी। उसके बाद 1904 में आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, ये वही कर्जन जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। इसके बाद सैंडलर कमीशन आ गया। सैंडलर ने अपनी सिफारिशें जारी की कि बीए ऑनर्स होना चाहिए, कक्षा 10 के बाद 2 साल इंटर की पढ़ाई करेगा, इस तरह की बहुत सारी बातें की। गांधी जी आए 1937 में, वर्धा योजना लेके आए, हरटांग समितियाँ आई। तो इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग के बाद इतने सारे, जिसमें मेन आपने देखा वॉरेन हेस्टिंग का मदरसा, इसके अलावा आपने देखा वेलेजली का कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज, या गांधी जी की वर्धा योजना, या हंटर कमीशन की आयोग सिफारिशें, या आप देखते हैं लॉर्ड मैकाले ने जो कुछ भी प्रयास किए। तो भारतीय शिक्षा के प्रयास अंग्रेज़ों ने किए, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारत के लोगों को इतना पढ़ा दो कि वो उनके काम लायक तैयार हो सकें। इससे ज़्यादा उन्होंने कोशिश कभी नहीं की। दूसरा काम उन्होंने एक और किया कि भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया। वो चाहते थे कि अपने ऐसे भारतीय तैयार किए जाएं, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एक काम तो ये होगा कि वो हिंदू परंपराओं से थोड़ा सा विमुख हो जाएंगे, तो उनके कन्वर्जन में आसानी होगी। ये बहुत बड़ा उद्देश्य था उनका। 1813 का जो अधिनियम मैं बता रहा हूँ आपको, मैं संविधान में आपको पढ़ाऊँगा, उसमें ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई थी भारत में प्रचार करने की, और भारत की शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो उनका एक उद्देश्य तो ये था ही अंग्रेजों का कि भारत के लोगों को तैयार करो कि पढ़ लिख के वो हमारे काम करने लायक बन जाएं। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि अगर वो पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ेंगे, तो भारत की परंपराओं से विमुख हो जाएंगे और उनके कन्वर्जन में आसानी होगी। इन सब के बाद ये सब चलता रहा, शिक्षा पे बहुत कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। और इसके अलावा हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति या वैदिक शिक्षा पद्धति, उसको नष्ट किया। इससे पहले मुस्लिम आक्रांता हमारे विश्वविद्यालय इत्यादि को आप जानती हैं जला गए थे। अब 1947 में देश आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी के बाद स्टार्टिंग के कुछ साल तक नेहरू जी ने साइंस की एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। आईटी की स्थापना की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे आप यूजीसी कहते हैं उसकी स्थापना हुई, माध्यमिक शिक्षा के लिए आयोग बना दिया गया, या एनसीईआरटी की स्थापना हो गई। उसके बाद जब महसूस हुआ कि प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तो प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने के लिए 1964 और 66 के बीच 1964 और 66 के बीच कोठारी कमीशन का गठन किया गया। कोठारी आप जानते हैं, कोठारी कमीशन हमने पढ़ा है। तो उस समय जब कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई तो इनकी नेहरू जी की डेथ हो गई थी। तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1968 में, है ना, 66 में रिपोर्ट आई है कोठारी कमीशन की, 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के समय शिक्षा नीति आई, फिर 1992 में आई। इस तरह कई सारी शिक्षा नीतियाँ आई। इन सब शिक्षा नीतियों का उद्देश्य क्या था? क्योंकि किसी ज़माने में भारत में प्राचीन काल में गुरुकुल या वैदिक तरीके से शिक्षा का कार्यक्रम चलता था। मुस्लिम आक्रांताओं ने उसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया, अंग्रेज़ों ने और नुकसान पहुंचाया। हालांकि थोड़े प्रयास तो किए, लेकिन उन्होंने अपनी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार ज़्यादा किया। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया और पहला ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर आज तक इस तरह से क्रम जारी है। अब इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि हायर एजुकेशन पर तो हम ध्यान दे रहे हैं कि साइंस एजुकेशन के लिए हमने आईआईटीज़ खोले,
है ना। इसके अलावा हमने बड़े स्तर पर विश्वविद्यालय इत्यादि खोले, लेकिन जब तक प्राइमरी एजुकेशन पे हम काम नहीं करेंगे तब तक आगे वो एक जनरेशन आगे नहीं पहुंचेगी जो आगे पहुंच के उन विश्वविद्यालय या साइंस एजुकेशन को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए, क्योंकि जो हम टर्म पढ़ रहे हैं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसका मतलब है सार्वभौमिकरण का मतलब है सभी के लिए उपलब्ध। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन सभी के लिए उपलब्ध है कि नहीं है। क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में जहां आर्थिक विषमताएं हैं, जहां सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि हर जगह स्कूल खोल दिए जाएं, तो ऐसे आर्थिक विषमता वाले देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए, अर्थात हर बालक के द्वार तक शिक्षा पहुंचाई जाए, जिससे कि भारत की साक्षरता दर बढ़े, भारत के लोग शिक्षित हों और भारत की तरक्की तेज़ी से हो। तो इसके लिए समय समय पर बहुत से प्रयास किए गए हैं। तो इस तरह कुछ प्रयास आपके सामने लिखे हुए हैं और उन प्रयासों की हम बात करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास आप देखते हैं, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो 2010 में लागू हुआ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें आपको संविधान की समझानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे, हम बात करेंगे मिड डे मील की बात करेंगे, हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात करेंगे। तो इस तरह से हम कुछ बातें यहाँ करेंगे जिसकी मदद से हमें समझने में आसानी होगी कि ये प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण क्या है और इसमें किस किस तरह से हमारी सरकारें काम कर रही हैं। तो देखिएगा, सार्वभौमिकरण का मतलब है सबके लिए सब जगह उपलब्ध। पहला पॉइंट आप देखें, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है। देखिएगा, हम कहते हैं ना यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, इसका मतलब हर जगह मिल जाएगा आपको। जैसे मैं कहूँ कि गुरुत्वाकर्षण का नियम यूनिवर्सल है, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे आप, हर जगह आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम सेम अप्लाई होगा। तो एजुकेशन यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि हम जिस देश की या पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं उसका ये अर्थ है कि एजुकेशन हर जगह हो, बच्चे को उसके लिए बहुत दूर न जाना पड़े, आसानी से उसको एजुकेशन हासिल हो जाए। तो सार्वभौमिकरण अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है सबके लिए सब जगह उपलब्ध। अब देखिएगा, देश के 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए पहली से 8वीं तक कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना और बालक के लिए आसानी से विद्यालय मिल जाए, आसपास ही मिल जाए, दूर न जाना पड़े, यही सब किसके अंतर्गत आता है? सार्वभौमिकरण के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि 6 से 14 वर्ष के ही बालक क्यों? क्योंकि अगर बालक की बात करें तो हम शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं 18 साल तक के बालक का अध्ययन करते हैं, किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बालक तक का यह रीज़न ये है, ये मामला एक केस था उन्नी कृष्णन, आंध्र प्रदेश का एक केस था उन्नी कृष्णन वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य। एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 साल तक बालक 8वां पास कर लेगा, लेकिन उसके बाद अगर राज्य सरकार के पास इतनी क्षमता है, इतने आर्थिक संसाधन है, तो 14 साल के बाद भी वह बालक को निःशुल्क शिक्षा दे सकती है। तो आपने देखा है आजकल इंटर कॉलेज तक और बहुत सारी जगह लड़कियों की फ़ीस भी नहीं लगती और बहुत जगह फ़ीस में छूट दी गई है, लेकिन प्योर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 वर्ष तक किया गया है, क्योंकि हर राज्य की इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह राज्य उतने खर्चे को वहन कर सके। तो सार्वभौमिकरण का मतलब है कि सभी के लिए सब जगह शिक्षा उपलब्ध हो, और इसके अंतर्गत एक रूल बना दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हर जगह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अब देखिएगा, स्कूल कहाँ होना चाहिए? सार्वभौमिकरण के अनुसार स्कूल घर के समीप होना चाहिए और बच्चे बीच में स्कूल न छोड़ें। ठीक है, सार्वभौमिकरण का मतलब यही होगा कि सबके लिए सब जगह उपलब्ध शिक्षा। मान लीजिए किसी गाँव के बालकों के लिए स्कूल बहुत दूर है, तो क्या वो स्कूल जा पाएंगे? क्योंकि गांव में आर्थिक विषमताएं बहुत होती हैं और संसाधन सीमित होते हैं, तो स्कूल उसके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो स्कूल पास हो जिससे बच्चे स्कूल ना छोड़ें। अब देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकारों ने क्या क्या प्रयास किए उनकी बात करते हैं। तो पहला प्रयास है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कई बार सवाल आया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया। हमारी एक शिक्षा नीति आई थी 1986 में, और 86 की शिक्षा नीति के आधार पर उस शिक्षा नीति ने कुछ सिफारिशें की कि हम जो भी स्कूल खोल रहे हैं उनमें कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहां शिक्षा प्रक्रिया को आगे सुचारू चलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या था कि कोई भी स्कूल ऐसा हो जिसमें कम से कम 2 कमरे हों जो हर मौसम के लिए तैयार हों। ऐसा ना हो कि कमरा हो, छोटा ना हो, बड़ा हो। हर मौसम के लिए तैयार से मेरा मतलब है कि बारिश, सर्दी, गर्मी सब के लिए वो सेफ़ हो। ऐसा ना हो कि बारिश आ गई तो छत टपक रही है, या गर्मी है तो उसके सारे दरवाजे खिड़की खुले हुए हैं तो गर्म हवा अंदर जा रही है। यानी कि हर मौसम के लिए तैयार 2 बड़े कमरे होने चाहिए।
एटलीस्ट 2 टीचर, जिसमें कम से कम एक महिला टीचर हो, ठीक है ना, एक फीमेल टीचर हो, 2 टीचर होने चाहिए, एक फीमेल टीचर हो, छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय हो, साफ पीने की व्यवस्था हो और आवश्यक सहायक शिक्षक सामग्री का इंतजाम होना चाहिए। आवश्यक शिक्षक सहायक सामग्री का इंतजाम, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, मैप हो गया, चार्ट इत्यादि हो गया। तो आपने देखा प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के लिए सबसे पहली आपकी जो स्कीम थी, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रयास था, एक योजना थी, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्टार्टेड इन ईयर 1987। संबंधित कैसे था, स्कूलों में न्यूनतम सुविधाएं जैसे कि हर मौसम के लिए तैयार 2 बड़े कमरे, है ना, जो हर मौसम में काम आ सके, छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी, 2 अध्यापक और उनमें से कम एक महिला हो। दोनों महिला हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक महिला होना बहुत आवश्यक है। और बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक शिक्षक सहायक सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड, मैप, चार्ट इत्यादि होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद 1988 में देखेंगे 5 मई 1988 को दूसरी योजना शुरू की गई, जिसका नाम था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन शुरू किया गया 5 मई 1988 को, और जिसका उद्देश्य था 75% साक्षरता दर हासिल की जाए। और इसके 1 साल बाद ही आप देखेंगे 1988 के 1 साल बाद ही संपूर्ण साक्षरता मिशन शुरू किया गया। कहाँ? 16 जनवरी 1989 से। कहाँ? केरल से शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक राज्य को पूरी तरह से साक्षर बनाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया। ये इसी का ही एक भाग था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ये एक भाग था। संपूर्ण साक्षरता मिशन 16 जनवरी 1989 को केरल से शुरू किया गया, ठीक है ना। तो आपने 2 योजनाएं देखी जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है। पहली देखी आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में थी, और दूसरा आपने देखा संपूर्ण साक्षरता मिशन, जिसके अंतर्गत देश में सभी बालकों को 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसके अलावा इन योजनाओं में जो नीचे वाली योजना आपके सामने लिखी है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या संपूर्ण साक्षरता मिशन, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों के प्रावधान थे कि बालक को स्कूल तक लाया जाए, और 35 साल तक के लोगों को शामिल किया गया था कि जिनकी एजुकेशन छूट गई है उनको जगह जगह क्लास चला के, जिसमें समुदाय की भागीदारी बहुत ज़रूरी थी। कि मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव में सर्वे कराया और पता लगा इस गांव में 50 लोग ऐसे जिनकी उम्र 25, 30 या 35 से 40 साल भी है, हालांकि 35 साल तक का प्रावधान था, और अगर वो एजुकेशन से वंचित रह गए हैं तो कम से कम उन्हें किसी तरह से कक्षाएं लगाकर, चाहे शाम में चाहे सुबह, किसी भी समय उन्हें वहाँ गैदर करके उन्हें पढ़ाया जाए। तो इसका उद्देश्य था कि किसी प्रकार से सभी बालकों को स्कूल तक लाया जाए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का। और जो लोग शिक्षा से वंचित हो गए, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, उनको भी किसी न किसी माध्यम से पढ़ाया जाए। तो 2 आपने योजनाएं देखी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट योजना, इसका नाम है मध्याह्न भोजन योजना। इसे कहते हैं मिड डे मील स्कीम, MDM जिसे कहते हैं, मिड डे मील स्कीम। देखिएगा, मध्याह्न भोजन स्कीम का एक बहुत पुराना इतिहास है भारत में। 1925 में जब ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का शासन था, तो 1925 में मद्रास कॉरपोरेशन का मतलब है कि मद्रास नगर निगम के जितने स्कूल थे, वहाँ अंग्रेजी हुकूमत ने बच्चों को मिड डे मील की शुरुआत की। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले 1925 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास कॉरपोरेशन में सबसे पहले मिड डे मील की शुरुआत की गई। इसके 5 साल बाद पुद्दुचेरी, मैंने आपको भारत का मैप पढ़ाया था, बताया था पुद्दुचेरी में 4 जिले हैं, चारों अलग अलग हैं। पुद्दुचेरी में उस समय किसका राज था? फ्रांसीसियों का। तो पुद्दुचेरी में फ्रांसीसियों ने भी अपने यहाँ शुरू किया, ठीक है ना। तो ये बात रही आज़ादी से पहले का जो आप देखने को मिलता है मिड डे मील। तो सबसे पहले कहाँ? 1925 में मद्रास कॉरपोरेशन में प्रारंभ किया गया, और 1930 में फ्रांसीसियों द्वारा पुद्दुचेरी में शुरू किया गया। अब देश आज़ाद हो गया, और देश की आज़ादी के बाद सबसे पहला प्रयास 1962 और 63 में तमिलनाडु में शुरू किया गया। इसलिए कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले मिड डे मील कहाँ शुरू किया गया, तो आज़ादी के बाद की बात होती है, तो कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु को जस्ट बाद आप देखेंगे 84 में गुजरात में शुरू किया गया, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया। गुजरात ने शुरू तो किया, लेकिन कुछ समय बाद ये योजना फ्लॉप हो गई और बंद हो गई। उसके बाद 1990-91 में यही काम केरला में शुरू हुआ। यानी कि अब तक ये राज्य अपने स्तर से कर रहे थे, इन राज्यों के मुख्यमंत्री अपने स्तर से सरकारी योजना चला रहे थे। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा, और केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आपको भी कुछ इस प्रकार की योजना चलानी चाहिए। तो इस योजना के आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 1995 को, डेट आप याद रखें, 15 अगस्त 1995 को देश के 38 जिलों में शुरू की गई है योजना। देखिएगा, देश के 38 जिलों में शुरू की गई, जबकि देश में जिलों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। देखिएगा, जब भी कोई बहुत बड़ी योजना होती है तो पहले उस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाते हैं। पायलट प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि आपका कोई बहुत बड़ा, आपकी कोई कंपनी है, उसकी कई सारी ब्रांच है,
और उसमें आप कोई नियम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, नया नियम लागू करना चाह रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं, कुछ हिस्से में लागू करके देखते हैं कि इस हिस्से में लागू करने के बाद इसके क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, कि ये नियम हमने लागू किया, इसके क्या परिणाम है, इसमें किसी चेंज की आवश्यकता तो नहीं है, या इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो स्टार्टिंग में सरकार बड़े काम जब भी करती है उससे पहले उसका एक पायलट प्रोजेक्ट चलाती है। तो इस तरह से एक पायलट प्रोजेक्ट था 38 जिलों में शुरू किया गया, ताकि सरकार को फीडबैक मिले हर ज़िले से कि इस योजना में कहीं कोई कमी हो तो पता लग जाए, फीडबैक पता लग जाए और योजना को ज़्यादा बेहतर तरीके से चालू किया जा सके। तो 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार द्वारा देश के 38 जिलों में शुरू किया गया। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये था इस योजना में कि कक्षा 1 से 5 तक का अगर कोई बालक है, कक्षा 1 से 5 तक का कोई बालक है और उसकी महीने भर में अटेंडेंस 80% रही है, 80% अटेंडेंस उसकी रही है, तो उसको महीने के अंत में 3 किलो गेहूं या 3 किलो चावल देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना, 3 किलो गेहूं या 3 किलो चावल देने की व्यवस्था की गई थी। बड़े लंबे समय में सुप्रीम कोर्ट का इसकी तरफ ध्यान गया, हालांकि ध्यान सरकारों का भी था, लेकिन सरकारें बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहती हैं, आप जानते ही हैं। तो होता ये था कि 3 किलो राशन मिला उसको, चाहे गेहूँ या चावल, वो घर ले गया और घर ले आके वो राशन पूरे घर में यूज़ हो गया, तो बालक के पल्ले ना के बराबर पड़ा। और आपने देखा ही है आजकल क्या होता है गांव में, चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं तब अपने गांव में रहता था और वहाँ मैंने देखा था कि जैसे ही स्कूलों से बच्चों को राशन मिला, बच्चे उस राशन को लेकर सीधे दुकान पर जाते थे और उसको वहाँ बेच दिया करते थे। बेचने के बाद उन्हें 2-4 रुपये मिल जाया करते थे, जो भी उसका वो वहीं 1-2 दिन में ख़त्म किए। तो जो सरकार का उद्देश्य था मिड डे मील चलाने के पीछे, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। इसका संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार को आदेश किया कि आप भोजन पकाए हुआ भोजन स्कूल में वितरित कराएं, क्योंकि आप उनको एक महीने में 80% अटेंडेंस के बाद जब 3 किलो गेहूँ 3 किलो चावल देते हैं, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा जो हम चाहते हैं कि बालक को पौष्टिक आहार मिले, बालक स्कूल ड्रॉप आउट ना करे, बालक का संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो, क्योंकि अच्छा भोजन उसे स्कूल में मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में 3 किलो गेहूँ 3 किलो राशन की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में क्या किया गया 2004 से, हालांकि 2004 से पहले 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना है कि पकाया भोजन देना है। तो स्कूलों में 1 सितंबर 2004 से पकाया हुआ भोजन यानी कि बना बनाया भोजन दिया जाने लगा। और वर्तमान में आप देखेंगे 1 से 8 तक के छात्रों को शामिल किया जाता है ना। पहले केवल स्टार्टिंग में 1 से 5 तक के बच्चों को शुरू किया गया था, इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मिड डे मील में 2 दिन गेहूँ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे का ऑफ रहता है, तो 2 दिन गेहूं और 4 दिन चावल से बने भोजन की व्यवस्था है। यानी कि हफ्ते में 2 दिन तो गेहूं से बना या रोटी है या दलिया या कुछ भी है, या 4 दिन आपको चावल से बने भोजन देने की व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा 1 से 5 तक के जो छात्र हैं प्राथमिक स्तर के, उनके लिए 100 ग्राम खाद्यान्न, यानी कि एक दिन में उन्हें जब खाना दिया जाएगा स्कूल के बीच में, उनकी स्कूल की अवधि के बीच में, तो 1 से 5 तक के जो छात्र हैं, जो छोटे छात्र हैं, उन्हें भोजन दिया जाएगा 100 ग्राम खाद्यान्न से भरा हुआ, ताकि उन्हें 450 कैलोरी मिल सके ऊर्जा, और उस भोजन में 12 ग्राम प्रोटीन भी होना चाहिए, क्योंकि दाल इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ पे, दाल की दूध की व्यवस्था भी होती है। तो आपको याद रखना है कि पहले 1 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया गया, और इस सिस्टम क्या था कि 80% अटेंडेंस के बाद उन्हें 3 किलो गेहूँ या 3 किलो चावल दिए जाते थे। अब 1 से 8 तक के बच्चे शामिल हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर 1 सितंबर 2004 से बच्चों को पकाया भोजन दिया जा रहा है। इसमें 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 100 ग्राम खाद्यान्न से बना भोजन दिया जाएगा पर डे, जिसमें 450 कैलोरी होना आवश्यक है और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना आवश्यक है। इसके अलावा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए जो उच्च प्राथमिक स्तर के हैं, उनको 150 ग्राम खाद्यान्न, यानी कि 150 ग्राम अनाज के द्वारा बना हुआ भोजन, जिसमें 700 कैलोरी ऊर्जा हो और क्या हो 20 ग्राम प्रोटीन हो। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 1 से 5 तक के स्कूल के बच्चों के लिए कितना कि 100 ग्राम खाद्यान्न, 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन। 6 से 8 तक का जो बच्चा होगा उच्च प्राथमिक स्तर का, उसको आप कितना देंगे, 150 ग्राम खाद्यान्न मिलना चाहिए, 700 कैलोरी सुनिश्चित हो और 20 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित हो, और हफ्ते में 2 दिन गेहूं से बना भोजन और 4 दिन चावल से बना भोजन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिड डे मील योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक एजेंसी बनाई गई कि मिड डे मील योजना ठीक से चल रही है नहीं चल रही है। देखिएगा, मिड डे मील जो योजना है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की चर्चा करेंगे कैसे सहभागिता होती है। तो मिड डे मील योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अक्टूबर 2006 में एक नई संस्था बनाई जिसका नाम है मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, मिड डे मील अथॉरिटी नाम से एक आप देखेंगे, मिड डे मील अथॉरिटी करके आपको वेबसाइट मिल जाएगी, उसके बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं।
आप पेपर में पढ़ते होंगे किसी स्कूल में मिड डे मील को लेकर कभी शिकायत आती है, खाना ख़राब मिल रहा है या उसमें कीड़े निकले, तो मिड डे मील अथॉरिटी की टीम पहुंच के वहाँ चेकिंग करती है। तो इस योजना को सफल क्रियान्वयन के लिए कि ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो, है ना, ठीक से योजना काम करे, उसके लिए अक्टूबर 2006 में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण नाम से एक संस्था बनाई गई। अब ध्यान रखिए, ये योजना केंद्र और राज्य दोनों की मिक्स है। अब यहाँ क्या कंडीशन है, खर्चा कैसे शेयर करते हैं। अगर कोई नॉर्मल राज्य है जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है ना, इसमें जितना भी खर्चा आएगा उसका 60% देगी केंद्र सरकार और 40% देगी राज्य सरकार। जो भी खर्चा आएगा नॉर्मल राज्य की अगर बात करें तो 60% खर्चा केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का। लेकिन अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जो आपको पता है असम, मेघालय है ना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब पूर्वोत्तर के राज्य हैं 7। इसके अलावा 3 राज्य आपके पहाड़ी राज्य, हिमालयी राज्य कहते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, 3 राज्य हो गए। अब 4 हो जाएंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख अलग हुए हैं। तो हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार, जो केंद्र सरकार 90% देती है। यानी कि कोई साधारण राज्य है, नॉर्मल राज्य है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस तरह के राज्यों में जो खर्चा है वो अनुपात क्या है, 60-40 का, कि टोटल खर्चे का 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। लेकिन अगर कोई राज्य कैसा हो, पूर्वोत्तर राज्य और हिमालयी राज्य, मैंने आपको बता दें, है ना, इनमें सरकार का खर्चा कितना आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% और 10% किसका खर्चा आएगा, उस राज्य का आएगा जो राज्य या तो पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में आता हो या हिमालयी राज्य की श्रेणी में आता हो। और जो राज्य केंद्र शासित हैं, जैसे दिल्ली है, जैसे पुदुचेरी है, जैसे चंडीगढ़ है, तो जो केंद्र शासित राज्य हैं उन केंद्र शासित राज्यों में पूरा का पूरा खर्चा कौन देगा, केंद्र सरकार देगी। ठीक है ना। तो आपने खर्चा देखा यहाँ पे तो आपने देखा सबसे पहले शुरुआत 1925 में मद्रास कॉर्पोरेशन से, 1930 में पुदुचेरी से, उसके बाद 1962-63 में आपका तमिलनाडु में, 84 में गुजरात में, हालांकि बाद में बंद हो गया, 90-91 में केरल में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 15 अगस्त 1995 को शुरू की केंद्र सरकार ने, स्टार्टिंग में 38 जिलों में शुरू की, जिससे कि योजना के बारे में पता लग जाए कि योजना में किसी बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है। प्रारंभ में भोजन कैसे दिया गया, 80% अटेंडेंस पर 3 किलो गेहूं या 3 किलो चावल। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2004 से पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई और 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया। 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम खाद्यान्न देना है, जिससे उसको 450 कैलोरी ऊर्जा मिले, 12 ग्राम प्रोटीन मिले। 6 से 8 तक की कक्षा के बालक को 150 ग्राम खाद्यान्न से बना भोजन देना है, जिससे 700 कैलोरी उससे ऊर्जा मिले और उसे 20 ग्राम प्रोटीन मिले। और हफ्ते में 2 दिन गेहूं से बना भोजन देना है और 4 दिन चावल से बना भोजन देना है। और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अक्टूबर 2006 में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की स्थापना की गई। लागत खर्चा मैंने बता दिया, साधारण राज्य और केंद्र सरकार 60-40, हिमालयी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य केंद्र सरकार का 90%, 10% इन राज्यों का, और केंद्र शासित प्रदेश में 100% खर्चा किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। अब देखिएगा उद्देश्य क्या थे इस योजना के। पहला उद्देश्य तो आप समझते ही हैं कि बालकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, बालकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना ताकि सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके, क्योंकि ठीक से भोजन नहीं मिलेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, उसके शरीर का विकास ठीक से नहीं होगा। इसके अलावा छात्र संख्या में वृद्धि हो। देखिए छात्र संख्या में वृद्धि कैसे होगी, आप जानते हैं गांव में गरीबी बहुत ज़्यादा होती है और जब भोजन उन्हें स्कूल में मिल जाएगा तो इसी बहाने वो स्कूल आएंगे, है ना। तो छात्र संख्या में क्या हो, वृद्धि हो, ड्रॉप आउट कम हो। कई दफ़ा क्या होता है कि स्कूल में एडमिशन तो हो जाते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन मिड डे मील के बहाने स्कूल तक तो आते हैं ना, तो कुछ तो पढ़ेंगे, तो उनके ड्रॉप आउट में कमी हो। भाईचारे में बढ़ावा हो। क्लास में आप देखते हैं स्कूल में जब मिड डे मील बनना होता है तब बहुत जगह बहुत सारे समाज के कई वर्गों से लोग आते हैं, कई उनकी कास्ट से आते हैं, अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग वर्गों से आते हैं, वो एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं, तो भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। जात पात की व्यवस्था खत्म करना भी किसका उद्देश्य है कि जब प्रत्येक जाति के बच्चे एक साथ खाना खाएंगे और बचपन से ही उनमें यह भावना होगी कि सब हमारे भाई हैं, तो बड़े होकर उनमें जात पात की भावना नहीं रहेगी। हालांकि इसके कई सारे हमने ऐसी खबरें देखी हैं कि कई जगह ऐसा हुआ है कि किसी दलित इत्यादि महिला ने खाना बना दिया तो बहिष्कार हुआ है, हालांकि बाद में शासन ने कार्रवाई की है, और लेकिन ये गलत है। अगर आपके आस पास ऐसी घटना होती है तो लोगों को समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जात पात में उलझेंगे तो हमारा भारत आगे कैसे बढ़ेगा। तो ठीक है, ये सब उद्देश्य आपके सामने हैं। अगली योजना की बात करें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी आप जानते ही हैं, है ना, कस्तूरबाई माखन जी कपाड़िया, ये नाम था गांधी जी की पत्नी का। शादी के बाद वो कस्तूरबाई से कस्तूरबा हो गई, क्योंकि वहाँ चलन था गुजरात में शादी के बाद बाई से बा हो जाते हैं, तो कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी थी।
इनके नाम से 2004 के अगस्त महीने में एक योजना शुरू की गई। ऐसे ज़िलों में जहां पर महिला साक्षरता की दर क्या हो, नीची हो, महिला साक्षरता की दर यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट डाउन हो, ऐसे ज़िलों में आवासीय विद्यालय खोले गए जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कहाँ खोले गए? निम्न महिला साक्षरता दर वाले ज़िलों में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की महिला साक्षरता दर कम हो और महिलाओं के उत्थान के लिए इन्हें प्रारंभ किया गया। इसके अगले वीडियो में बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की, राइट टू एजुकेशन एक्ट की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो आशा करता हूँ आपकी सब समझ में आया होगा। वॉरेन हेस्टिंग के कलकत्ता के मदरसा, इसके अलावा सर विलियम जोन्स ने एक कलकत्ता में एशियाटिक एसोसिएशन सोसाइटी ऑफ बंगाल खोली थी। इसके अलावा सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली का फोर्ट विलियम कॉलेज आपने देखा, वुड का घोषणा पत्र देखा, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ अंग्रेज़ों के टाइम पे थी। तो प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण का मतलब है ऐसे प्रयास जिससे कि शिक्षा सभी बच्चों तक पहुँचे, आसानी से पहुँचे। चूँकि पूरे देश के लोग पढ़े लिखे होंगे तो देश तरक्की करेगा और जीवन का जो स्तर है, लोगों के जीवन स्तर में भी क्या होगा, गुणात्मक सुधार होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर कर दें। किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हों तो वहाँ इसे शेयर कर दें। थैंक यू।